तो हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो क्वालिफायर्स में सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि वो है स्टैटिक और एक्सटर्न। स्टैटिक क्या होता है और एक्सटर्न क्या होता है? ये एक तरह के ग्लोबल क्वालिफायर्स हैं। सिर्फ यही दो हैं, इसके अलावा आई डोंट नो। बट स्टैटिक और एक्सटर्न काफ़ी आपको बेनिफिट दे सकते हैं। वो किस तरह दे सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक सिंटैक्स जो हमने पढ़ा था वो लिख लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स हो गया। अब स्टैटिक और एक्सटर्न में क्या डिफरेंस है, उनके क्या फ़ायदे हैं, तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। तो स्टैटिक जो कीवर्ड है ये सिर्फ लिमिटेड होता है एक प्रोग्राम के लिए। उस प्रोग्राम में आप ये कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। और एक्सटर्न, ये एक्सटर्नल फाइल्स को भी एक्सेस कर सकता है। मतलब कि अगर आपने एक फ़ाइल में कोई फंक्शन या वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर किया है, ठीक है, इनिशियलाइज़ किया है, तो आप उसको दूसरी फाइल में भी एक्सटर्न की मदद से आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक में ऐसा नहीं होता। स्टैटिक में सिर्फ आप एक फ़ाइल तक महदूद रहते हैं, ठीक है। उस फाइल के बाहर आप स्टैटिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्टैटिक वेरिएबल का या स्टैटिक वैल्यू का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। आईडी की तरफ चलते हैं। जैसे आप स्टैटिक लिखेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो मतलब ये कीवर्ड है कि कभी भी आप वेरिएबल नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। स्टैटिक लिखा आपने और इसके बाद आप अपना डेटा टाइप लिखें और उसके बाद आप अपना वेरिएबल कोई भी लिख लें। ABC लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, इक्वल टू, बल्कि ABC नहीं, मैं लिख लेता हूँ पाई इक्वल टू 3.14, ठीक है। और स्टैटिक मैंने बाहर मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, इनिशियलाइज़ कर दिया है। तो मेन फंक्शन में इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। %d डबल कोट्स के अंदर और कॉमा और उसके बाद वेरिएबल का नाम पाई, और ये हम सेव करेंगे और एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3। अब पाई की वैल्यू तो हमने 3.4 लिखी थी, ये 3 क्यों आई है? ये इसलिए आई है क्योंकि हम इंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें डेसिमल नंबर्स के लिए फ्लोट का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्लोट लिखेंगे, सेव करेंगे, कंपाइल एंड रन। तो अब हमारे पास कोई गार्बेज वैल्यू आ गई है। गार्बेज वैल्यू क्यों आई है ये देखते हैं ज़रा। स्टैटिक फ्लोट पाई, ये गार्बेज वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफाइड ठीक सही नहीं लगाया। डी होता है डेसिमल नंबर्स के लिए, मतलब कि इंटीजर्स के लिए, और फ्लोट के लिए होता है एफ। तो हम इसको दोबारा सेव कर दें और एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। तो अब हमारी वैल्यू आ गई है 3.140000। अब मुझे अगर सिर्फ 3.10 चाहिए और ये आखिर वाले 4 ज़ीरोज़ नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो फिर मैं इस मॉडुलस साइन, ये जो परसेंटेज साइन है, इसके और एफ़ के बीच में मैं जितने भी मुझे पॉइंट के बाद वैल्यूज़ चाहिए, जैसे मुझे पॉइंट के बाद 14 चाहिए, मतलब 2 वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं 0.2 लिख दूँगा, ठीक है। इसको दोबारा हम सेव करेंगे और दोबारा हम एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। तो अब हमारे पास 3.14 आ गया, ठीक है। हम कहीं भी पाई को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम में, लूप्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आउटसाइड द फाइल यूज़ नहीं कर सकते। मतलब मैं किसी और फाइल में अगर पाई
को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये हमारा मसला हल कर देता है कौन सा कीवर्ड, एक्सटर्न कीवर्ड। ठीक है, एक्सटर्न कीवर्ड ये हमारा मसला हल कर देता है। तो चलते हैं एक्सटर्न, सीखते हैं कि एक्सटर्न किस तरह होता है। तो एक्सटर्न के लिए मैं एक ये test.c मैंने फ़ाइल बना ली है। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, जैसे कि ठीक है। इसको अब मैं, ये हमारी पहली फ़ाइल आ गई test.c। ठीक है, अब इसको मैं qualifiers.c मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं इसको किस तरह एक्सेस करूँगा? इसको मैं इस तरह एक्सेस करूँगा कि मैं मेन फंक्शन के बाहर लिखूँगा एक्सटर्न, EXTERN, एक्सटर्न। ये भी कीवर्ड है जैसे कि आपने देखा। और इसके बाद हम जो भी डेटा टाइप है वो लिखेंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे सिर्फ हम ABC, ठीक है बस। और हम बस इसको इधर प्रिंट करवा देंगे। तो हमारे पास ये देखें 1 2 3 आंसर आ गया। ठीक है, इसका आउटपुट आ गया हमारे पास 1 2 3। तो इसी तरह हम सिर्फ वैल्यूज़ ही नहीं, हम अगर यहाँ पर कोई फंक्शन, हमने जैसे 2 प्रोग्राम्स बनाए हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हैं। किसी फंक्शन को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम फंक्शंस भी डिक्लेयर करके, इनिशियलाइज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं एक्सटर्न की मदद से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक छोटा सा फंक्शन लिखता हूँ एडिशन का। देखिए एक छोटा सा फंक्शन है जिसका नाम मैंने ऐड रखा है, उसकी डेटा टाइप इंट है। ठीक है, ये 2 नंबर्स को ऐड करता है। तो यहाँ पर बस मैं एक्सटर्न इंट और यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम लिख दूँगा ऐड, और पैरेंथेसिस भी डालूँगा। जब भी फंक्शन को अपने लेबल करना है तो अपने इन 2 पैरेंथेसिस को ज़रूर लिखना है, वरना वो एज आ वेरिएबल माना जाता है। पैरेंथेसिस लगाएंगे तो वो एज आ फंक्शन रिप्रेजेंट होगा। तो इसको अगर मैं अपना इस फंक्शन के मेन के अंदर मैं इसको आउटपुट करना चाहूँ, एडिशन फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अंदर हमने जो x5 वैल्यूज़ को हमने ऐड किया था, उन x5 की जगह हम 7 और 5 पास कर रहे हैं कि 7 और 5 को प्लस मतलब ऐड करके बताओ कितना आंसर है। तो वो आंसर x में सेव हो जाएगा, और x में सेव होने के बाद वो x को हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं। सेव हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 12। तो मतलब हमने यहाँ पर फंक्शन नहीं डिक्लेयर किया, ना इनिशियलाइज़ किया, कुछ भी डेफिनेशन वगैरह हमने नहीं लिखी। हमने एक दूसरी फाइल में जाके लिखी है और एक्सटर्न की मदद से हमने उसको एक्सेस कर लिया है। तो ये थी पावर स्टैटिक कीवर्ड की और एक्सटर्न की। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दूसरा क्वालिफायर। तो दूसरा क्वालिफायर अब हम देखेंगे अपना। तो दूसरा हमारा जो क्वालिफायर है वो है कॉन्स्ट और वॉलेटाइल। इन दोनों को, इन दोनों में क्या ख़ास बात है, इनमें कौन सी पावर्स हैं छुपी हुई कि कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मतलब ये एक बार इनको अगर इनिशियलाइज़ कर लिया जाए तो ये इनको हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते। अब इनको लिखना किस तरह है तो हम ज़रा वो देख लेते हैं ज़रा। तो मेन फंक्शन के बाद मैं बाहर में लिख लूँगा कॉन्स्ट, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ कॉन्स्ट फ्लोट। पाई की वैल्यू सेम रहती है तो मैं मैं लिखना चाहूँगा कि पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है, तो ये इस वैल्यू को, अब पाई की वैल्यू, ये पाई वेरिएबल को हम दोबारा नहीं लिख सकते। ठीक है, और ये वैल्यू चेंज भी नहीं होगी पाई की।
थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि हमने साथ में कॉन्स्ट लिख दिया है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन के वक्त या लूप लगाएंगे या कुछ भी हम यूज़ कर लें तो ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा इसको रन कर लेते हैं ज़रा। तो ऐसी वैल्यूज़ जो आप चेंज नहीं करना चाहते थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो आप वो अपना कॉन्स्ट लगा लें उसके डेटा टाइप के पहले, तो उसमें पावर आ जाए कि वो इमोर्टल टाइप हो जाए, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, नहीं बदलेगा, ठीक है। अब वॉलेटाइल का क्या मतलब है? वॉलेटाइल समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो सी प्रोग्रामिंग है उसको हम सिस्टम लैंग्वेज भी कहते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि आप सी को यूज़ करते हुए आर्डुइनोज में भी आप फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी हार्डवेयर मशीन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिख सकते हैं, आप विंडोज़ के कर्नल बना सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं आप सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये बहुत ये सिस्टम एम्बेडेड इसको लैंग्वेज भी कहा जाता है, सी और सी प्लस प्लस को, ठीक है। तो सी के पास ये भी पावर है कि आप इससे हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हार्डवेयर को कंट्रोल करना है तो अब कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो मतलब हार्डवेयर चेंज करता है, ठीक है, वो कंपाइलर नहीं कर सकता या नहीं कर पाता, तो उसमें हम वॉलेटाइल को इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे कुछ भी मैं अगर इसमें हार्डवेयर का प्रोग्राम लिखता हूँ और मैं एक वॉलेटाइल लिखकर एक इंट वैल्यू लिख देता हूँ या कोई भी किसी भी सेंसर की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसका प्रोग्राम लिखूँगा, हार्डवेयर का प्रोग्राम लिखूँगा, ठीक है। तो फिर मैं हार्डवेयर से वैल्यूज़ चेंज करूँगा, मतलब कोई बटन है उसको ऑन ऑफ करूँगा, ठीक है, कोई स्विच है उसको ऑन ऑफ करूँगा, तो ये वैल्यू ज़ीरो वाली वैल्यू चेंज होगी, फ्लक्चुएट होगी, ठीक है, फ्लक्चुएट होगी। तो ये हार्डवेयर में काम आता है, तो वॉलेटाइल का जो कीवर्ड है वो हार्डवेयर में काम आता है, ठीक है। और इसके अलावा ये हार्डवेयर अगर आप सिस्टम्स प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये आपका बहुत काम आएगा वॉलेटाइल वाला कीवर्ड। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वालिफायर की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वालिफायर है साइंड और अनसाइंड। साइंड और अनसाइंड का क्या मतलब है? साइंड का मतलब डेटा टाइप्स में एक ऐसी एबिलिटी, ऐसी पावर ऐड कर देता है कि अगर हम साइंड का इस्तेमाल करेंगे तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए, जैसे कि फ़ोन नंबर्स वगैरह जब हमें यूज़र से चाहिए होते हैं, फ़ोन नंबर्स हमें टाइप करने होते हैं या बैंक अकाउंट नंबर्स हमें टाइप करने होते हैं, तो वो नेगेटिव में तो नहीं होते, तो उसके लिए हम अनसाइंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अनसाइंड का मतलब होता है कि अनसाइंड मतलब जिसमें साइन ना हो, मतलब नेगेटिव का साइन इसमें नहीं होता, ठीक है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव का साइन होता है। तो इसको ज़रा हम अपने आईडी में यूज़ करके देख लेते हैं। साइंड इंट एक्स, इंट में तो हमने पढ़ा था कि हम नेगेटिव वैल्यूज़ नेगेटिव 32,000 से लेके पॉजिटिव 32,000 को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने साइंड लगा दिया है तो इसका भी अभी वही मतलब है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अनसाइंड लगा दूंगा, साइंड के आगे अन लगा दूंगा तो ये अनसाइंड सिर्फ अब पॉजिटिव वैल्यूज़ को पिकअप करेगा, नेगेटिव वैल्यूज़ पे ये कोई गार्बेज वैल्यू, कोई एरर, कुछ और शो कर देगा। तो इसकी थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं हम। सॉरी, इसकी इनको मैं इनिशियलाइज भी कर देता हूँ। पहले मैं इसको कर देता हूँ 32,600 और अनसाइंड को मैं कर देता हूँ -32,600।
हालांकि ये अनसाइंड है, तो हमें कुछ तो मिलेगा, देखते हैं। तो साइंड इंट के लिए हम परसेंटेज डी का ही इस्तेमाल करेंगे, एक्स आ जाएगा यहाँ पर। और अनसाइंड के लिए हम परसेंटेज यू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कि जो हमारा साइंड वैल्यू थी वो तो बिल्कुल ठीक निकली है, 32,600, और नीचे अनसाइंड वैल्यू हमें गार्बेज वैल्यू एक मिली है, ठीक है। तो हमें वो वैल्यू नहीं मिली जो हमारे वेरिएबल में स्टोर थी। तो इसका यही मतलब हुआ कि जो अनसाइंड है उसमें हम साइन नहीं लगा सकते, मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर दे सकते हैं। अब हम सेव करके इसको एग्जीक्यूट करें तो हमें हमारी ओरिजिनल वैल्यूज़ शो हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है पावर साइंड और अनसाइंड की, कि हम कि जहाँ पर इंटीजर जो कि माइनस में भी वैल्यूज़ ले रहा था और प्लस में भी वैल्यूज़ ले रहा था, उसको हमने अनसाइंड लगाकर बिल्कुल लिमिटेड कर दिया कि तुम नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले सकते, और ये काफ़ी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वालिफायर की तरफ। तो नेक्स्ट क्वालिफायर हमारा है शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट होता है 2 बाइट्स का और लॉन्ग होता है 4 बाइट्स का। तो ये पावर कौन कौन सी पावर ऐड कर देते हैं अपने डेटा टाइप में, कि जो रेंज होती है उसको इन्हेंस कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो उनकी पावर होती है वो 2x हो जाती है, ठीक है। शॉर्ट से -2x हो जाती है और लॉन्ग से +2x उनकी पावर हो जाती है। तो और एक और बात जो बड़ी पते की है वो ये है कि जब आप लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे विंडोज़ में तो वो 4 बाइट्स का होगा, लेकिन लिनक्स में ये 8 बाइट्स की मेमोरी शो करता है। तो इसको ज़रा हम थोड़े से एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ शॉर्ट इंट, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ लॉन्ग इंट। तो इनको हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते हैं। और यहाँ पर हम इनकी साइज़ नोट करने के लिए ZU फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, और यहाँ पर हम फॉर्मेट साइज़ ऑफ का हम ऑपरेटर भी यूज़ करेंगे, साइज़ ऑफ X, और नीचे हम यूज़ करेंगे साइज़ ऑफ Y, साइज़ ऑफ Y, ठीक है। तो सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जो शॉर्ट इंट ओरिजिनली होता है 4 बाइट्स का, लेकिन शॉर्ट ने इसको वाकई में शॉर्ट कर दिया है, 2 बाइट्स का कर दिया है। और इंट होता है 4 बाइट्स का, जैसे मैंने पहले बताया। और लॉन्ग भी होता है 4 बाइट्स का विंडोज़ में, तो ये 4 बाइट्स शो करेगा। लेकिन एक और चीज़ भी है कि अगर मैं लॉन्ग इंट लिखूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव करूँ, याद रहे हम 3 बार लॉन्ग नहीं लिख सकते, 2 बार लिख सकते हैं। तो इसको अब मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ तो हमारे पास क्या आंसर आया, 8 बाइट्स। अब ये जो इंट है इसमें क्या हुआ है, एक लॉन्ग की पावर मतलब 4 और दूसरी लॉन्ग की पावर 4, ये 4 तो अब इंट की पावर होगी 8, ठीक है। अब ये जिसको भी जो भी वैल्यू स्टोर करेगा वो 8 बाइट्स की पावर से स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वालिफायर्स। कांस्टेंट्स देख लेते हैं। तो कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी है, ठीक है। क्वालिफायर्स में मैंने आपको कांस्टेंट्स के बारे में बता दिया है कि इट इज़ अ वैल्यू दैट नेवर चेंजेस थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो इसी के साथ हमारे दोनों क्वालिफायर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं और कांस्टेंट्स भी।
कॉन्स्टेंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताया था, तो अगर आप दोबारा देखना चाहें तो आप दोबारा देख सकते हैं।